हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं फोस्टर चाइल्ड मेथड। दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पेडिग्री एनालिसिस एंड ट्विन स्टडी। हम स्टडी कर रहे हैं पेपर 1 एंथ्रोपोलॉजी का यूनिट 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे फोस्टर चाइल्ड मेथड, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक होगा। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं फोस्टर चाइल्ड किसे कहते हैं, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फोस्टर चाइल्ड एक ऐसा बच्चा होता है जो कि अपने ओरिजिनल होम में नहीं रहता है, अपने ओरिजिनल घर में नहीं रहता है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है, क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे कि मारपीट चल रही है, अब्यूज़ एंड वायलेंस चल रहा है। तो सोशल जो सर्विस एजेंसीज हैं वो क्या करती है, उस बच्चे को किसी दूसरे घर में रखती है, तो उस घर को हम कहते हैं फोस्टर होम्स। और जिन जो पेरेंट्स इन बच्चों का ध्यान रखते हैं उनको कहते हैं फोस्टर पेरेंट्स। और जो सोशल सर्विस एजेंसीज हैं वो उन फोस्टर पेरेंट्स को कुछ पे भी करती है, ताकि वो उन फोस्टर बच्चों का जो ध्यान है वो अच्छे से रख सकें। ओके, तो फोस्टर चाइल्ड और अडोप्टिव चाइल्ड में क्या डिफरेंस है। फोस्टर चाइल्ड जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे किसी के घर में रहता है, लेकिन जो अडोप्टिव चाइल्ड है उसमें क्या होती है, एक लीगल प्रोसेस होती है और उसको एक परमानेंट घर मिल जाता है, और उसकी जो देखभाल है वो भी अच्छी तरीके से की जाती है। फोस्टर चाइल्ड मेथड क्या है। तो इस मेथड का यूज करके जो फोस्टर बच्चे हैं उन पे स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसमें इन्वायरमेंट का कितना रोल है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है एक बच्चे के इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि जो फोस्टर चाइल्ड मेथड है उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है। तो इस बेसिकली मेथड में क्या होता है कि कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, कुछ बच्चों का ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें उनको अलग अलग घरों में रखा जाता है, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा जाता है। तो कुछ बच्चों को ये रखते हैं पुअर होम्स में, कुछ को एवरेज में और कुछ को गुड होम्स में, ताकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो, उनका जो लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उनकी डिफरेंट हो, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्वायरमेंट का जो रोल है, लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन का जो रोल है बच्चों पे, वो कितना होता है। और कुछ सालों बाद उसकी स्टडी की जाती है। ओके, तो वैसी ही एक केस स्टडी है शिकागो केस स्टडी। तो इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने अभी बताया था कि बच्चों को अलग अलग घरों में रखा जाता है, और कुछ सालों बाद उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनका जो आईक्यू स्कोर है उसको मेजर किया जाता है। अगर उनका आईक्यू स्कोर सेम आया, इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट का जो रोल है इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, वो बहुत कम है। और अगर आईक्यू स्कोर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, दैट मीन्स बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो शिकागो केस स्टडी में उन्होंने पाया कि जो पुअर होम्स में जो बच्चे रह रहे थे उनका जो एवरेज आईक्यू स्कोर है वो है 96, एंड जो एवरेज होम में बच्चे रह रहे थे उनका एवरेज आईक्यू स्कोर आता है 102, और जो अच्छे घरों में रह रहे थे बच्चे उनका आईक्यू स्कोर आता है 112। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि जो आईक्यू स्कोर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस शिकागो केस स्टडी से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो बच्चों का आईक्यू है उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, क्वालिटी ऑफ होम से। और इसी तरीके से जैसे शिकागो की केस स्टडी हुई थी, वैसे ही अमेरिका में कुछ और स्टेट्स हैं, मिनेसोटा एंड टेक्सास, उनकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भी ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो पेरेंट्स का आईक्यू है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। दैट मीन्स जीन्स का रोल जो है, डीएनए एंड जीन्स का रोल बच्चों के इंटेलिजेंस पे होता है। लेकिन इस स्टडी में और क्या पाया गया कि जब बच्चे एक
एडोलेसेंस की स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद पेरेंट्स की आईक्यू का जो रिलेशन था बच्चों पे वो कहीं ना कहीं फेड होने लगता है, कहीं ना कहीं कम होने लगता है वो, क्योंकि अब इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा आ जाता है। बच्चे अगर अच्छी संगति में हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनका जो आईक्यू स्कोर है वो थोड़ा अच्छा आता है। ओके, अब देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो ओसबोर्न ने 1951 में कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि अगर आप फोस्टर चाइल्ड मेथड का यूज़ करते हो तो आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं ताकि जो रिजल्ट आए, जो कंक्लूजन निकले वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट निकले। तो इसके लिए पहली जो रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई थी वो ये है कि बच्चों को जो है वो अर्ली एज में ही आपको अपने ओरिजिनल होम से हटा के फोस्टर होम्स में प्लेस करना चाहिए, ताकि जो ओरिजिनल होम का जो इन्वायरमेंट है और उसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पे ना पड़े, उसको अवॉइड किया जा सके, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट निकले। एंड पॉइंट नंबर 2 है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हो फोस्टर चिल्ड्रन, उनको आप रेंडमली सिलेक्ट करो। थर्ड वन है कि फोस्टर चाइल्ड मेथड को यूज़ करने के लिए जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बच्चे जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो अलग अलग सोशल लेवल से होने चाहिए, पुअर, एवरेज और गुड होम। तो इस तरीके से अलग अलग सोशल लेवल से आपको बच्चे लेने हैं। और द फोर्थ वन इज़ कि आपको एक ही पॉपुलेशन से चिल्ड्रन लेने हैं ताकि आप एथनिक वेरिएशन को एलिमिनेट कर सको। तो ये समझ लेते हैं कि एथनिसिटी क्या होती है। एथनिसिटी का मतलब है एक ऐसा सोशल ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडो आर्यन एक अलग एथनिक ग्रुप है, द्रविडियन लोगों का एक अलग एथनिक ग्रुप है। वैसे ही आपको एक ही तरीके के एथनिक ग्रुप से लोग लेने चाहिए, बच्चे लेने चाहिए इस फोस्टर चाइल्ड मेथड को यूज़ करने के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ फोस्टर चाइल्ड मेथड। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे एथिकल कंसर्न्स, कि आप बच्चों को उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग करते हो, किसी दूसरे होम में रखते हो, फिर उन पे स्टडी करते हो। तो इसकी वजह से जब बच्चे सेपरेट होते हैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो सेपरेट होते हैं तो उनको जो है बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और दूसरा यहाँ पे लिमिटेशंस है कि जो फोस्टर चिल्ड्रन हैं, क्योंकि वो दूसरों के घर में रह रहे हैं, तो उनकी उनकी जो देखभाल है वो अच्छे से नहीं हो रही है, वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग हो गए हैं। तो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, और हो सकता है कि जो फोस्टर पेरेंट्स हैं उनके खुद के बच्चे हों तो उनके साथ उनकी लड़ाई हो जाए। तो ये जो सारी डायमेंशंस है, इनकी वजह से जो बच्चों पे स्ट्रेस होता है उसका भी तो इंटेलिजेंस पे असर पड़ता है, तो हम उसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फोस्टर चाइल्ड मेथड की। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि हमने जो भी स्टडी की उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। कि फोस्टर चाइल्ड स्टडीज़ करने से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट दोनों कंपोनेंट्स का रोल होता है एक बच्चे के इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जेनेटिक फैक्टर्स, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऑप्शन सी है बोथ ऑप्शंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑप्शंस। ओके, वेल डन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।